हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ की मेंस हो चुकी है। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। साथ में एसबीआई पीओ के भी इंटरव्यूज आ जाएंगे। रिजल्ट आते ही ऑब्वियसली इंटरव्यूज की आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो उस प्रिपरेशन की शुरुआत से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और जो बहुत जरूरी है आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए, आपके पूरे इस सिनारियो के लिए, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में किस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, रिजल्ट कब आएगा इसका डेट मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं। तो डेट क्या रहेगी ये कमेंट सेक्शन में मत डालिएगा कि कब आएगा रिजल्ट, क्या रहेगा रिजल्ट, क्या रहेगा कट ऑफ। दिस इज नॉट द डिस्कशन पॉइंट। देखो, पेपर अगर आपने दिया है और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, चांसेस है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, डिले मत कीजिएगा। अब इंटरव्यू में जब भी हम जाते हैं, चाहे बैंकिंग के इंटरव्यू में, तो आपका स्टैटिक पार्ट, या फिर हम जिसको एचआर कहते हैं, एचआर का मतलब है कि आपके बैकग्राउंड के अराउंड वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि भाई क्यों आना है, क्या आना है। और दूसरा होता है आपका नॉलेज बेस्ड पार्ट, कि जहां पे बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, उनके बारे में बातचीत होगी। अब बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि मेंस के टाइम पे तो हमने वही एमसीक्यू के भरोसे एग्जाम दी थी। हम थोड़ा सा वहां पे डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत आनाकानी कर रहे थे कि इंग्लिश में नोट्स है, हिंदी में नोट्स है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये कैप्सूल दे दो, वो कैप्सूल दे दो। यहाँ पे वो फैक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत मैटर करेगी, यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। 10 पॉइंटर्स के ऊपर बात करूंगा। देखिए, मैं एचआर पॉइंटर्स के ऊपर यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि आपको एचआर क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं, पर अभी प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा बेसिकली एक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिएगा। रटना नहीं है कि पहली बैंक कब बनी थी, कौन से बैंक का एमडीसीओ क्या है, कौन सी बैंक कब क्रिएट की, उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये रटना नहीं है। आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज शेड्यूल बैंक, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, व्हाट इज पेमेंट बैंक। तो जो मीनिंग है इनका, जो कंसेप्ट है इनका, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है, आधी जनता को ये भी नहीं पता। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे आरबीआई क्या करती है, नाबार्ड क्या करती है, जब आरआरबी की बात आती है तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली किसका रोल क्या है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बैंकों के फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसका ये बहुत इजी पार्ट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता। समझना इज एक्चुअली वेरी इजी पार्ट। बट क्या होता है कि हम शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं और बेसिक चीजों को हम भूल जाते हैं। तो आपकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि इन चीजों को पढ़िए, किसी भी नोट से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पर इसको समझ के पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, रटने के पीछे मत जाइए। ये इमेजिन कीजिए कि कल अगर आपको किसी ने पूछा कि शेड्यूल बैंक क्या होगा, तो आप उसको अपने भाषा में, अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये माइंडसेट लेके आप पढ़िएगा तो ये आपके लिए बेटर होगा। फिर दूसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड रोल ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, इन्फ्लेशन में इसका क्या रोल होता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कब आती है, किस तरीके से। अब ना बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यही रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, उसके नंबर पढ़ लेते हैं। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, उनके नाम रट लेंगे। रटना नहीं है, हमें यह पढ़ना है कि वाई द मॉनेटरी पॉलिसी इज देयर। मॉनेटरी पॉलिसी लाने से क्या फर्क पड़ता है, रेट बढ़ने से क्या होगा, रेट कम होने से क्या होगा, अगर देश में महंगाई बढ़ती है, कम होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या एग्जैक्ट डिसीजन लिया गया है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स नाम के कंसेप्ट आते हैं। रिपोर्ट रटना नहीं है, अगेन रिपोर्ट को समझना है कि वाई ऐसा क्यों किया गया। तो कल अगर आपके सामने उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग वाला सवाल रखा या कोई ऐसी हाइपोथेटिक इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने आपके सामने रखी, तो आप उसको समझ के आंसर कर सकते हो कि भाई अभी 1.54% इन्फ्लेशन हो गया, तो क्या लगता है आपको, रेपो रेट कम करेंगे, तो रेपो रेट कम करने से क्या हो सकता है, जीडीपी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या सोच है। तो ये जो सोच है, ये सोच क्रिएट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, और वन वे अंडरस्टैंडिंग से बहुत डेंजरस बन जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि हाउ एग्जैक्टली इकोनॉमी वर्क्स और उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, ये आपको समझना है। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब प्रेजेंटली क्या चल रहा है। जैसे टैरिफ है, जीएसटी के रेट कम कर दिए, इन्फ्लेशन कम हो रहा है के। तो ये जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे अंडरस्टैंड करना है। बजट में क्या बोला गया था उसे अंडरस्टैंड करना है। अगर एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करने, किसी की भी चीज के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, कि टेस्ट अवेयरनेस का मतलब यहां पे अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू से, कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। आप पूरा बजट नहीं पढ़ पाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कुछ भी आप बेसिक्स बजट का पढ़ रहे हो वो आपकी समझ में आना जरूरी है कि किस सोच के साथ गवर्नमेंट ने ये प्रेजेंटेशन किया था।
फिर डिजिटल बैंकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, आज के डेट में डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक कंपनीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। एक सिंपल सवाल पूछते कि बेटा सीबीडीसी क्या होता है, सीबीडीसी और यूपीआई में क्या फर्क होता है, पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, ये जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्रॉड्स होते हैं वो कैसे अंडरस्टैंड, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ नहीं रहे, इसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इस ग्लोबल फिनटेक या बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग जो है उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट भी हुआ था मुंबई में, उसके भी थोड़ी न्यूज कवर कीजिएगा। फिर सबसे फेवरेट फैक्टर है आरबीआई का, बैंकों का, गवर्नमेंट का, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहां पे भी ना, जब हम पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स, अब बहुत बार बच्चे पढ़ते जनधन योजना कब आई थी, पीएम स्वनिधि कब आई थी, उसकी लिमिट्स क्या है, मुद्रा की लिमिट क्या है, नहीं, लिमिट याद नहीं करनी है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको यह समझना है कि पीएम स्वनिधि योजना से बेसिकली किसको फायदा हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को क्या फायदा हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम लेके ही क्यों आई है, पीएम मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इससे एग्जैक्टली इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं, तो एग्जैक्टली इसका क्या रोल है इकोनॉमी के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये आपको अंडरस्टैंड करना, ये आपको समझना है। तो जब आप इनको पढ़ते हो ना, तो इस तरीके से पढ़िए कि आप एक, आपने कभी बढ़िया सा न्यूज़ डिबेट देखा होगा, डिबेट अच्छा वाला, कि जहां पे लोग एक्सप्लेन करते, जहां पे लोग डिस्कशंस करते, झगड़े वाला नहीं, डिस्कशन वाला। तो वो जो सोच रखते हैं ना वो लोग, कि वो जब किसी योजना के बारे में बताते कि भाई इस योजना के ये बेनिफिट्स होते हैं, इस योजना की वजह से ये फायदा हो सकता है, वो जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको यहां पे पढ़नी है। आपको वो रटे रटाई चीजें नहीं बतानी है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट एनपीए प्रायोरिटी सेक्टर। अब धीरे धीरे टॉपिक्स ना बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इतना डिटेल तक नहीं, या आप इतने हेवी चीजें नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंटर्स मैंने बताया, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आप इनको जरूर देख के जाइए कि एनपीए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में फिलहाल क्या चल रहा है, आईबीसी क्या रोल प्ले करता है, सरफेसी क्या रोल प्ले करता है, इसमें क्या होता है। अगेन, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको इकोनॉमिक्स बैंकिंग बहुत हेवी होता है, तो जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंटर्स मैंने बताए वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। फिर आगे आते हैं सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फाइनेंस, ईएसजी, ये और हेवी, दिस इज अनदर स्टेप हेवी। अगेन, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आपने यूपीएससी कभी दी होगी के, तो ऐसे टाइम पे इन चीजों के ऊपर यूजुअली बात की जाती है, और ये आपको आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैंकिंग के साथ जोड़ना है, कि हाउ बैंकिंग और इंडियन बैंकिंग पॉलिसीज आर एसोसिएटेड विद दिस ग्लोबल फैक्टर्स दीज डेज। फिर रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल एमएसएमईज या बाकी अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए बैंक्स कैसे रोल प्ले करती है, ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी चेक की जाएगी। अगेन, ये सबकी चेक नहीं होगी, ये उनकी चेक होगी जो बड़ी एग्जाम्स देके बैठे हुए हैं, आरबीआई का एग्जाम दिया है, यूपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या जिनका मास्टर्स हुआ है बड़े लेवल पे, तो उनके लिए ये फैक्टर्स बन जाएंगे। देन पर्सनल प्रोफाइल एंड बैंकिंग अवेयरनेस लिंक के, ये बड़ा क्रूशियल फैक्टर है कि बैंकिंग अवेयरनेस और आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, क्या रिलेशंस जुड़ते हैं, आपके ग्रेजुएशन के साथ क्या रिलेशन जुड़ सकते हैं, कि व्हाई बैंकिंग आफ्टर योर डिग्री, ये जो ह्यूमन रिसोर्स वाले क्वेश्चंस है, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बनती है। मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने लेक्चर में बात कहता हूं, जब भी इंटरव्यू के बारे में पढ़ाता हूं, कि इसके आंसर्स आप खुद बनाइए। इन आंसर्स को हम रिफाइन करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हमारी इंटरव्यू बैच होगी। इंटरव्यू बैच की ऑलरेडी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, या फिर नीचे लिंक में आपको इंटरव्यू बैच का लिंक दिख जाएगा, वहां से आप बैच में एनरोल कर सकते हो, फिलहाल ऑफर भी चल रही है। तो वहां पे हम डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ कि भाई आपके आंसर को रिफाइन कैसे करना है। पर कॉपी पेस्ट आंसर मत देना, जिंदगी में कॉपी पेस्ट आंसर मत देना। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आजकल बड़ा महंगा पड़ रहा है कॉपी पेस्ट आंसर देना, बड़ा महंगा पड़ रहा है। 10 में से 9 लोग कॉपी पेस्ट आंसर देते हैं, उसमें से हार्डली इक्का दुक्का सिलेक्ट होते, बाकी नहीं होते। दिस कॉपी पेस्ट आंसर्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि आप एज अ पर्सन इस बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, आपके क्या रीजंस है, वो उनको समझना है, उनको जानना है, इस पे ध्यान रखिएगा। ओके, और लास्ट इज करंट बैंकिंग सिनेरियो। तो मैं कहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर के नोट्स वोट्स नहीं बनाने, जनरल, एकदम जनरल न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या चल रहा है क्या नहीं, जैसे हमारे माँ बाप पढ़ते, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते, उस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़िए, बिल्कुल जनरल तरीके से, बिल्कुल आसानी से, आराम से, कि क्या चल रहा है भैया, किसके आईपीओज आ गए, कि क्या होने वाला है इकोनॉमी के अंदर, क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट आजकल, आज के डेट में। तो ये फैक्टर्स थोड़े से न्यूज़पेपर से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए।
आपको वो जो जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं मेंस के लिए, वैसा नहीं पढ़ना है, उस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, वो हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन के बेसिक्स को रिवाइज करो कि बैंकिंग, जीके हमारा ऑलरेडी आपको अगर आपके बेसिक लेक्चर्स करने हैं तो बेसिक लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हमारे सुपर पास में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में मैं तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही हमारी इंटरव्यू बैच में। इंटरव्यू बैच सुपर पैक का पार्ट नहीं है, ये बस याद रखना। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको बाकी एग्जाम्स के प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो सुपर पास लाइव हमारे पास है। इंटरव्यू बैच सुपर पास लाइव का पार्ट नहीं, बस इतना फैक्टर याद रखना। और वहां पे भी ऑफर चल रही है, वहां पे आप PUSHPA के ये कूपन कोड यूज कर सकते हो आपके डिस्काउंट के लिए। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।